हमारे समाज में सभी को आजादी से जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपसे आपकी आजादी छीन ली जाए, आपके अधिकार छीन लिए जाए और यहाँ तक कि आपसे आपकी अस्मिता तक छीन ली जाए, तो क्या हो? कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं और बहुत से बच्चे हैं जो आए दिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, और इन्हीं की आवाज बनती है हमारी आज की तेजस्विनी महिला और बाल अधिकार कार्यकर्ता सुधा तिवारी। जिंदगी में अगर मुश्किल वक्त में कोई हाथ थामने वाला मिल जाए तो कठिन परिस्थितियों को सहना आसान हो जाता है। समाज में फैली गलत प्रवृत्तियों के चलते जब ऐसी घटनाएं घटती हैं कि किसी महिला की अस्मिता छीन ली गई, किसी मासूम का बचपन शोषण की भेंट चढ़ गया, जब परिवार, पति, माता पिता देखभाल करने की बजाय उत्पीड़न करने लगे, तब हालात से जूझने की चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। जीवन दूभर लगने लगता है। इन हालात के सताए बच्चों को दिलासा देने, पीड़ित महिलाओं को हिम्मत और हौसला देने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है सुधा तिवारी ने, जो खुद एक महिला होने के नाते इनके दर्द को समझते हुए न केवल इन्हें आगे की राह दिखाती हैं, बल्कि उनके हमदर्द बनती हैं और मुश्किल का हल तलाशने में भी सहायता देती हैं। पिछले 30 सालों से शक्तिशालिनी आश्रय गृह के जरिए शोषित, बलात्कार पीड़ित और समाज द्वारा सताए गए बच्चों और महिलाओं को जीने की राह दिखाने वाली सुधा तिवारी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो ये स्वागत करते हैं सुधा तिवारी का। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप जो काम करती हैं, ये काम करने के लिए एक हिम्मत भी चाहिए, एक जज्बा भी चाहिए, लेकिन आपने तो बहुत बचपन से काम शुरू कर दिया। बचपन यानी युवावस्था से, वो उम्र होती है जब लड़कियां अपने सपने संजोती हैं, अपने आगे जिंदगी के बारे में सोचती हैं। आपका रुझान इन मुद्दों की तरफ कैसे हुआ? एक्चुअली क्या, मेरी मदर भी थोड़ा इस तरह का काम करती थी, जो कि गांव के जो औरतें थी, पीड़ित थी, उसके साथ चली थी। मेरी मदर भी एक सोशल वर्क के साथ जुड़ी हुई थी, तो वो बहुत छोटे पैमाने पे थी। ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं, हमें समझ नहीं थी, हम बहुत छोटे छोटे होते थे। तो जैसे राशन का है, दूध का था, उस समय बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग होती थी और जो गरीब लोग थे उनको नहीं मिलते थे। उस जगह से मेरी मदर जुड़ी थी, तो हम लोग देखते थे, सोचते थे इस चीज़ को, तो थोड़ा मन में तो था रुझान इस चीज़ का। अच्छा, तो आपने कॉलेज में जब आप आए तभी आप एनजीओ के साथ भी जुड़ गई, आपने काम शुरू किया। उन्होंने तो अधिकारों के लिए काम आवाज उठाई, लेकिन आपका ध्यान इन महिलाओं की तरफ भी गया जो पीड़ित थी, समाज में पीड़ित थी। उनकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आप उनके कांटेक्ट में कैसे आई? आपने इस तरफ काम कैसे शुरू किया? कौन से ऐसे अनुभव थे जिंदगी के जिनकी वजह से आप इस राह में आगे बढ़े? नहीं, कुछ हम भी आसपास देखते थे और कुछ अपने साथ भी ऐसी बीती थी, जो कि घर से निकलना और ये चीज करना बहुत परेशानी की दिक्कत थी। जब हम निकले और काम करना शुरू किया तो फिर ये कि आसपास के क्यों नहीं कर सकते। और कुछ लड़कियां थी जो कि बहुत मेहनती थी और आगे बढ़ना चाहती थी और बहुत उनमें हिम्मत भी थी, पर घर की परिस्थितियां या माहौल इस तरह का था कि उसको बाहर निकलने में वो परेशानी करती थी। तो उस तरह से हमने एक ग्रुप बनाया था, तो उसके जरिए हम लोग आगे बढ़े थे। अच्छा, तो हमारे देखा जाए तो हर व्यक्ति समाज में एक समाज सेवक के तौर पे काम कर सकता है, और वहीं से शायद आपने भी एक शुरुआत की और उसके बाद आपका काम आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे हम आपके बारे में जानते हैं, आप जो उत्पीड़ित महिलाएं होती हैं, बच्ची होती हैं, चाहे वो बलात्कार की पीड़िता हो या घर में जो हिंसा देखती हैं उसकी पीड़िता हो, आप उनका दर्द समझती हैं, उनका दर्द बांटने की कोशिश करती हैं। कैसे करती हैं आप ये? जब कोई महिला पीड़ित होती है, आप उनसे कैसे कांटेक्ट करती हैं? आप उनके टच में कैसे आती हैं? फिर आप उनसे आगे उन्हें सांत्वना कैसे देती हैं? देखिए, अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। ये एक चेन बनती है, एक के साथ एक जुड़ता है। जहाँ जिसको जरूरत होती है वो बुलाते हैं, फिर हम लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र में, दिल्ली है, दिल्ली से बाहर है या कहीं भी है, तो उसके साथ मिलकर के हम काम करते हैं। कोई एक रूट नहीं है, इसके अलग अलग है। कभी हमने पुलिस वालों के साथ भी किया, कभी स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया, कभी छोटे बच्चों के साथ भी काम किया। जहाँ जरूरत पड़ी ऑर्गेनाइजेशनली या वैसे इंडिविजुअली, तो उससे हम लोग जुड़े हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। इवन मैं उस तरह का भी नहीं कर पा रही, घर में थोड़ी परेशानी है, फिर भी कहीं से फोन आता है, कुछ होता है तो मैं जाती हूँ। घर का सपोर्ट है मेरे को, इसलिए मैं निकल पाती हूँ। और घर का सपोर्ट आपको शुरू से रहा? शुरू से। जैसे आपकी शादी हुई होगी तब भी आप इस काम में जुड़ी हुई होंगी, आपके सास ससुर भी साथ रहते होंगे। कभी कुछ ऐसी बात हुई कि किस काम में लगी हो या ये क्या कर रही हो, कभी ऐसे सवाल उठे किसी की तरफ से? असल में मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ बहुत मेहनती थी, बहुत मेरे साथ वो थी रुझान। अच्छा। कभी कुछ होता था, मेरे बच्चे वो संभालती थी और फैमिली पूरी इसी तरह की थी, क्योंकि हस्बैंड जो है एक्टिविस्ट थे।
अच्छा। तो इसलिए मेरे को उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हस्बैंड से, हाँ फैमिली खुद से भी थी। इवन कई जो पीड़ित होते थे मेरे घर आके रुकते थे 2-2 4-4 दिन, मेरी मदर इन लॉ भी उनके साथ इतना जुड़ जाती थी, ऐसे लगता था जैसे मदर इन लॉ की खुद की प्रॉब्लम है। अच्छा। वो खुद ही रोने लगती थी और बार बार यही कहते थे इसका ध्यान दो, ये करो। तो ये था कि फैमिली का सपोर्ट तो मेरे साथ शुरू से रहा है। बीच में कुछ समय बाद थोड़ा प्रॉब्लम आई, बच्चे यंग हुए, 10th 12th के जब पेपर थे तो उन पे ज्यादा वो था और केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे इस तरह के मामले। तो वो थोड़ा हमारा क्लैश हो जाता था कई बार, या बच्चा कोई बीमार हुआ, घर में इस तरह की देखभाल नहीं है, तो वो थोड़ा सा था। नहीं तो ऐसा कुछ मेरे साथ ये अच्छा रहा। अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना भी कर रही थी और दूसरी की जिंदगी को भी आसान बनाने की आप कोशिश में लगी हुई हैं। सुधा जी, ऐसे कैसे मामले आपके पास आते हैं और उन मामलों में कोई ऐसे मामले भी होते होंगे जो आपके दिल को कचोटते होंगे, दिल को चोट देते होंगे? बहुत सारे हैं, पर मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। एक बच्ची आई हमारे पास, एक पहले फोन आया कि आप इस तरह से काम करते हैं। हमने कहा हम करते हैं। तो अपना नाम नहीं बता रहे, वो कुछ ही नहीं कह रहे कि हमारे साथ कुछ वैसा हुआ ये है। तो समझ तो आ जाती है फोन पे, क्योंकि इतने दिन से काम कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं आप बताइए, नहीं हमारी फ्रेंड ऐसे है, ये है, उसके बच्चे को ऐसे हो गया। हमने कहा नहीं ठीक है आप ले आइए। उन्होंने 1 हफ्ते बाद हमें कांटेक्ट किया, बहुत सोच समझ के। तो 1 हफ्ते बाद वो बच्चे को लेके आए। बच्चा था 14 साल का। अच्छा। उसकी पड़ोस, मतलब ऊपर वो रहते थे, नीचे कोई रहता था। उसने ही उसके साथ कई महीनों से रेप कर रहा था वो आदमी उसके साथ, बच्ची के साथ। और जो वुमेन थी वो काम के लिए चली जाती थी, पापा भी चले जाते थे, एक अकेली वो बच्ची रह जाती थी। पर वो डर के मारे बता नहीं पा रही थी। एक दिन वो स्कूल में गिर गई, तो टीचर ने मदर को बुलाया, टीचर लेके गई। टीचर ने वो अपने घर ले गई। जब घर लेके गई तो उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसको मतलब हेल्थ तो वो क्या कुछ पिल्स वगैरह दे दिए कि ताकत आ जाएगी, ठीक हो जाएगी, बच्ची एनेमिक है। तो स्किन हो गई थी बहुत ज्यादा, पर बता नहीं रही थी। कुछ समय बाद फिर वो डॉक्टर के पास ले गई, ज्यादा बीमार हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो वो भी 6 मंथ की, और 14 साल की बच्ची थी वो। 14 साल की बच्ची। ऐसे मामले हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, बाप ने ही बेटी का बलात्कार कर दिया, बहुत सारे आते हैं इस तरह के। और आप तो, हम सिर्फ इनको पढ़ते हैं और बुरा महसूस करते हैं, लेकिन सुधा जी आप तो इन घटनाओं को जीती हैं, क्योंकि आप इन लोगों के साथ डायरेक्ट बात करती हैं, उनके साथ डील करती हैं। कितना मुश्किल होता है इन्हें दिलासा देना, सांत्वना देना। इसी को मैं बता रही हूँ कि वो बच्ची जब हमारे पास आई वो बोली नहीं, बिल्कुल भी हमसे नहीं बोली। बस वो आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रही थी, बहुत मुश्किल से बनाया। पर प्रॉब्लम ये आती है जब हम इनके लिए जाते हैं मदद के लिए, इस दरवाजे, दूसरे दरवाजे, तीसरे दरवाजे, किस दरवाजा खुलेगा ये हमें नहीं पता। और बच्चा इतना हरास हो चुका था उस समय, पता ही नहीं लग रहा था क्या करे। और उसको यही था कि लोग, जब पुलिस आएगी मेरे घर तो लोग क्या कहेंगे, मेरी सहेली क्या कहेगी, स्कूल वाले क्या कहेंगे। तो उसको फेद में लेके कहा कि अब ये कोई तुम्हारे यहाँ घर नहीं आएगा, कुछ नहीं हुआ। टचवुड ये अच्छा हुआ कि हमने पहले ही रेपो बना रखी थी। CWC में गए हम लोग, वहाँ पे उसको लेके गए। पर एक प्रॉब्लम वहाँ आई, इतना ओपन था, उससे इतने ओपन क्वेश्चन पूछे, हमें खुद भी बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि हम इतना इसको कह के आए थे, यहाँ क्या हो रहा है। फिर हमने बातचीत करी, उनसे अलग से बातचीत करी, बल्कि वो हम पे ही शाउटिंग कर रहे कि हम इनसे पूछेंगे नहीं तो क्या करेंगे। हमने एक दरवाजे कमरे में ले जाइए आप इसको। थोड़ा संवेदनशीलता जो है, आपको भी कभी लगता होगा कि, क्योंकि ये भी खबरें हम आमतौर पे अखबार में ही, जैसे था कि कर्नाटक की एक लड़की से रेप किया और उसके बाद वो दर दर भटकती रही पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाकर के, उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये असंवेदनशीलता आपको तो हर रास्ते पर मिलती होगी। तो मैं कहती हूँ ये एक से एक ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ हो रहा है। हम इतने उसको फेद करके, इतना उसको काउंसलिंग करके लेके गए थे वहां तक, हम खुद ही फेल थे वहां पे। अब हम उसकी मदद कर रहे थे या उसको, और वो कैसे विश्वास करेगी हमारे ऊपर। ये जो विश्वास की बात की आपने, ये तो एक बच्ची थी, लेकिन ऐसी ही बड़ी महिलाएं भी होती होंगी जो अपनों का विश्वास जिनको नहीं मिल पाया, उन्हें कैसे विश्वास दिलाती है? क्योंकि विश्वास जीतना ही तो मुश्किल होता है। रेप काउंसलर का काम बहुत मुश्किल होता है। आप जब तक उससे एक रेपो नहीं बनाएंगे, एक फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे, वो अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बताएगी। उसे ये लगता है ठीक है मैं एक एग्जाम दे रही हूँ, ये मेरे को आता है, ये मैंने कर दिया, खत्म। पर उससे तो पास और फेल का तो नहीं बनता ना, क्योंकि उसकी लाइफ एक है। वो बहुत मुश्किल लगता है उससे एक एक सवाल पूछना, एक एक बातचीत करना, किस तरह से क्या है। अगर वो फेथ करती है हम पे, पहले तो वो बनाना पड़ता है, फिर वो सारी बात बताती है। फिर शॉर्ट आउट करने में बहुत इजी रहता है, यानी कि हर एक का एक हो जाए, सबका अलग अलग है। तो सुधा तिवारी कैसे उनके साथ दर्द बांटती हैं? वो मैं बता रही थी आपको। एक और इसके अलावा एक और मैं बताती हूँ। अच्छा, उस बच्ची का जो है हमने उसको रखा, फिर शेल्टर होम दिया। उस लड़के को हमने घर पे, क्योंकि उन्हीं के घर के नीचे रहता था, वहां नहीं पकड़ा, उसके ऑफिस जाकर के
पुलिस वालों ने उसके ऑफिस जाकर के उसको पकड़ के रेस्क्यू करके लेके आए उसको। मतलब ये एक हमारे लिए पॉजिटिव था कि उसके आस पड़ोस या किसी को अभी तक कुछ नहीं, अच्छा, पता नहीं चला। ये सीक्रेसी बनाए रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक पॉइंट, नहीं तो उसका ब्रदर भी वहाँ हल्ला मचा सकता था, क्योंकि ब्रदर भी रह रहा था। पर वही थोड़ा सा हमारे लिए कि ठीक हो गया वो पॉइंट, वो एक अच्छा हुआ हमारे लिए और बच्ची के लिए भी अच्छा है। अब वो मतलब अभी एग्जाम दिए, उसने फर्स्ट डिवीजन आई उस बच्चे की, ये सब चीज भूल करके। ये तो एक उदाहरण है कि आप जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई को भूल कर आप आगे बढ़ पा रही हैं। लेकिन आपके अनुभव में तो ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जो आगे नहीं बढ़ पाई और आपको ज्यादा मजबूती से उनका हाथ थामना। हाँ, कई हैं, कईयों ने सुसाइड भी किया है। बहुत दुख लगा कि हम उस समय उसके पास नहीं थे। 24 घंटे हम नहीं रह सकते, पर कुछ ऐसी चीजें वो दोबारा अपने घर जाती है, फिर वही माहौल, वही उसके सास ससुर, वही उसको मतलब किसी तरह से उसको भेज दिया आपने, जेल में बंद कर दिया, पर उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आप तो 30 साल से, लगभग 30 साल हो रहे हैं आपको इस काम में। समाज की इन बुराइयों को देखते हुए आपको हिम्मत कहाँ से आती है? उन बच्चों से ही आती है, उनसे ही आती है जो जीत जाते हैं। वो मेरी एक ताकत है, वो बताते हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ भी चलते हैं, कुछ औरतें मेरे साथ चलती हैं, अकेले कभी नहीं लड़ जाता। कई पुलिस वाले भी बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी कि सारे ही पुलिस वाले खराब हैं, कई बहुत बढ़िया भी मिलते हैं जो रास्ते भी निकलते हैं। हाँ, आप ध्यान रखिए क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, आपको कहाँ रास्ता निकालना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस 30 सालों में आपका काम कुछ आसान हुआ? जैसे हम देखते हैं नए नियम बने हैं, पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, कानून बन रहे हैं, आपका काम कुछ आसान हुआ इन सबसे? देखिए, पहले में अरब में बहुत है, अब जो है नेटवर्किंग बहुत तेज हो गई है। पहले तो हम ठीक है एकदम ऐसे रेपो बना देते, अब तो हम जब पहले काम नहीं करते, पहले लोगों के पास सूचना चली जाती है। ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, ज्यादा मुश्किल है ये नहीं। हाँ, रेपो हुई है, लोगों में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बहुत किए हैं, थोड़ा सा हुआ, पर ये नहीं कहते पुल, क्योंकि चोर जो है उससे पहले पहुंच जाता है। हम जितना प्रोविजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे पहले वो लोग पहुंच जाते हैं। परेशानी तो है, परेशानियां वहीं की वहीं है, पर हाँ रास्ते भी निकले हैं, ये नहीं कि नहीं। हमारे को भी अवेयरनेस आई है, हमने भी सीखा है, क्योंकि पहले हम लॉ का इतना नहीं जानते थे, हमने फिर लॉ भी पढ़ा, किसके साथ ये होगा वो होगा। खुद को भी अपडेट करना भी जरूरी है, तब जाकर के हम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यानी इन लोगों के साथ जो हमारे समाज की जरूरतमंद है, जिनको आपकी जरूरत होती है, उनकी जरूरतों के साथ साथ आप भी आगे बढ़ती गई ताकि आप उन्हें और ज्यादा सहायता दे सकें। ये तो बात शहरों की थी, लेकिन आगे ग्रामीण इलाकों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं सुधा तिवारी से, जो एक महिला और बाल अधिकार कार्यकर्ता है। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। सुधा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को किस तरीके से आप सहायता दे रही हैं, खासकर जो बलात्कार की पीड़िता होती हैं और घरों में जिनकी हिंसा होती है। लेकिन शहरी इलाकों में हमने देखा है कि आमतौर पर जितने भी एनजीओ काम कर रही होती है, उनका सहयोग मिल रहा होता है, तंत्र का सहयोग मिल रहा होता है। लेकिन जो सुदूर बस्तियां हैं, कस्बे हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां ये समस्याएं तो हैं, लेकिन वहां जरूरत के हाथ नहीं पहुंच पाते। क्या आप वहां जाकर किस तरीके की सहायता आप कर पाती हैं? वहां से आपको कैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं? हरियाणा के अंदर जैसे नूह है एक इलाका, वहाँ पे इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तब हमें समझ नहीं आते थे इतनी ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ जमीन का और वो उसका खुद की लड़ाई थी। एक जाति प्रथा जो है, मुस्लिम है, फिर वो एक किस तरह से उसको जमीन से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, उस तरह से। तो कुछ लोग जैसे केसेस बहुत छोटी बच्चियों के 16 साल 17 साल उनकी शादी हो जाती है, फिर ऑनर किलिंग के हैं वहाँ पे, इस तरह के केसेस काफ़ी आए। एक केस आया था जो बहुत हाईलाइट हुआ था, जो बस्करी नाम से था, जिस बच्ची को मतलब शादी हो गई थी तो उसका गैंग रेप करा था मोटरसाइकिल बना करके। तो वो जो केस था बहुत दहलाने वाला था। उस बच्ची से हम बहुत कई बारी मिले गए, उस बच्ची को हमने काफ़ी समझाया
कि ऐसे है वो, मतलब मानने को तैयार नहीं थी, बाहर आने को तैयार नहीं थी कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ, लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया और मेरी शादी भी की। उसको एक मोटरसाइकिल नहीं मिली थी दहेज में, उसका एक गैंग रेप करा था उसके मामा ने, चाचा ने मिल करके। उस बच्ची को हम लोग निकाल के लाए थे और उस बच्ची से मैंने डायरेक्ट जो बात करी तो उस बच्ची का यही कहना था कि ये कोई मेरे साथ थोड़ी नहीं है, ये तो सबके साथ होता होगा, क्योंकि वो इतनी बाहर नहीं निकली, उसकी इतनी समझ नहीं थी, तो सबके साथ होता होगा, तो मैं उस घर तो कभी नहीं जाऊंगी। और मैंने तो उनको देना ही देना, फांसी लगवानी, जब तक वो फांसी नहीं लगेगी तब तक मैं घर से बाहर निकलूंगी नहीं, उसका एक ही बात कहना था। अच्छा। तो काफी समझाने के बाद फिर वो आई, हाईलाइट हुआ केस, उसको फिर मदद मिली काफी, उनको जेल भी हुई तो समझाने के बाद। आप जब इन लोगों से बात करती हैं तो जाहिर है कि आपके दिल पे भी बड़ा बोझ होता होगा, एक महिला होने के नाते आप भी समझ पाती होंगी कि उनका क्या दर्द होता है। आपका जब दिल भारी होता है या दिल पे बोझ महसूस होता है, आप किससे शेयर करती हैं? मैं अपने आप से करती हूँ, जो मेरे आसपास के लोग होते हैं उनसे करती हूँ, फिर घर में आकर के बातचीत करती हूँ तो थोड़ा सुकून मिलता है उससे। कई बार ऐसा नहीं होता कि क्योंकि जो भी कहें, इस ऐसे हालात का सामना किसी की सहायता करने के लिए भी आसान काम नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि आप भी हिम्मत हार गई हो या आप असहाय फील कर रही हो कि अब मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ? कई बार होता है, जब पुलिस के साथ खासकर होता है, जो उल्टा सीधा बोलते हैं और नहीं मानते हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ये है, फैक्ट दिखाते हैं, सब चीज वो डिनाई कर देते नहीं। एक केस तो ऐसा है, हमारे पड़ोस में ही था, वो बच्ची आई हमारे पास और वो पुलिस को 100 नंबर पे हमने फोन किया, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया था, मार पीट के सब गहने वहने लेके चला गया। पुलिस ने आखिर में क्या कहा कि ये जो बाली तूने ले रखी है इसकी रसीद है तेरे पास? ओहो। एक छोटी बच्ची, एक दूध की बोतल और उसके पास कुछ नहीं था, घर से निकली हुई, सड़क पे बैठी हुई, और उसने कहा कि मेरा ये सब चीज गहने ले गया, ये ले गया, वो ले गया। उसकी बात नहीं सुन रहे, खाली ये बाली जो है तेरे पास है, इसकी रसीद। अब इसमें आप क्या करेंगे, कहाँ क्या समझाएंगे उसको, क्या अपने को समझाएंगे कि जब ये यहाँ तक आ गए तो हम क्या लड़ाई कहाँ कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें आती है, बहुत तकलीफ देती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि काश ये एक चीज है जो मैं बदल सकती समाज में? हाँ, बहुत बारी आया। जब हम यंग थे, जो स्टूडेंट लाइफ में थे, तब सोचते थे लोग साथ में थे, एक मूव साथ में था, तो लगता था कि हम दुनिया तो बदल ही सकते हैं। तो जब पिटे और मार खाई काफी, तो लगा कि नहीं, हर चीज हम नहीं बदल सकते, टाइम बदलेगा, इसको वक्त बदलेगा, पर हाँ कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। अगर हम कोशिश ही छोड़ देंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के लिए हमें पहले चढ़ा करके दूसरी को छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए ये मत करनी पड़ेगी कोशिश। अच्छा सुधा जी, अगर आपको आज एक चीज को ऐसे समाज में बदलनी हो, हमारे भारत के आज के समाज में ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको आप बदलना चाहेंगे ताकि आपको अपने अनुभव से लगे कि भाई इसके बाद समाज बेहतर हो सकता है? औरत को औरत की एक परेशानी समझनी चाहिए सबसे पहले, और दूसरे जो आसपास के लोग हैं उसकी मदद करनी चाहिए, मजाक उड़ाने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत समस्या हल हो सकती है। आपको लगता है कि हमारे समाज में अभी भी वो फीलिंग्स नहीं है, एक दूसरे की समस्या समझने के लिए, मदद के लिए हाथ नहीं उठते? आपको ये कमी महसूस होती है? बिल्कुल होती है। अगर पड़ोसी कुछ कम नंबर लेके आता है या कुछ उसको तकलीफ होती है तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। ओहो। आज का समाज ऐसा, दुख से ज्यादा खुशी होती है, उसके खुशी से नहीं होती है। ये एक अंदरूनी बात है। जब हम इस लड़ाई में लड़ते हैं तो हमने आस पड़ोस को देखा है, लोग इकट्ठे होते हैं, हमें 10% चाहिए तो 2% ही होते हैं। तो 2% का मतलब क्या है? अगर 10 में से 8 या 7 भी हों तो बहुत आगे बढ़ सकता है हमारे साथ। आमतौर पे कहा जाता है कि इंसान के लिए जो संवेदनाएं होती हैं वो किसी भी भाषा के पार होती हैं। आपके सामने भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको बात समझाने के लिए भाषा के नहीं बल्कि संवेदनाओं के जरिए आपको अपनी बात कहनी पड़ी हो? क्योंकि ये काम ऐसा है जहां दूसरे की बात को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार आया है, कई मतलब जिसकी हम भाषा नहीं समझ सके। एक बांग्लादेशी लेडी आई थी, मतलब वो रो रही थी काफी बस्ती के अंदर, तो वो हमारे तक लेके आए, हमने बातचीत करी तो उसमें ये निकला कि वो कुछ बोलना चाह रही है। अच्छा। पर समझ नहीं आ रही। एक वो ये तो बोल रही थी कुछ हुआ है, गलत हुआ है उसके साथ, ये तो समझ आया। तो बाद में हमने ट्रांसलेटर भी रखा, तो पर वो बंगाली, पूरी बंगाली नहीं समझ पा रहे थे। ये हुआ था उसके साथ रेप हो गया था, गैंग रेप। तो फिर एम्बेसी से बुलाया गया, बांग्लादेशी एम्बेसी से बुलाया, उन्होंने बताया नहीं इसके साथ सामूहिक मतलब बलात्कार हुआ, एक नहीं 3 दिन तक हुआ।
तो फिर हमने उससे बातचीत करी, वो तो चले गए अपनी ट्रांसलेशन करके, उससे बातचीत, वो बता नहीं पा रही थी कौन सी जगह, पर वो हम एक जगह गए, दूसरी जगह गए, जो उसने बताया इशारे से नहीं समय, फिर उसने एक बात कही, बाजार और ट्रेन की छुक छुक, 2 चीजें उसने बोली और कुछ नहीं बोल पाई वो। फिर समझ आया कि या तो कोई बहुत बड़ी मार्केट है और साथ में ट्रेन चल रही है, ये तो समझ आया। 1-2 जगह लेके गए, तीसरी जगह उसने कहा कि नहीं ये वाला कमरा है। ओखला लेके गए थे हम लोग, उसने बताया ये कमरा है, वो बंद था, उसमें पुराना सामान पड़ा था और ये कह रही इसमें है, और सोफा है, उसने बोला सोफा है, अपनी लैंग्वेज में बोला। एसएचओ के पास गए, एसएचओ मानने के 3 दिन तक हमने धरना दिया। फिर एसएचओ को लगा कि नहीं मामला वैसा है, हाईलाइट हो गया था काफी, फिर उसको लेके आए, फिर उसको दरवाजा खुलवाया, वो एक पनवाड़ी था उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ा तो उसको बोला, तो कहने में बहुत शर्म आती है, उसने कहा मैंने तो पैसे दे ही दिए थे। ओहो, अब यहाँ पे हम कहाँ, और एक एसएचओ खड़ा है, जेंट्स सारे खड़े हैं, तो आप क्या उस समय क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत दुख लगा। सुधा जी, आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि भाई गरीब तबके में, शिक्षित तबके में ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं। आपने अपने अनुभव से क्या देखा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सबके साथ होती है, कईयों की मोटी दीवारें होती है, कईयों की पतली होती है, बस सीधा ये है, झेलती सब है, ऐसी बात नहीं है। कभी आपके ऐसे भी अनुभव होंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसपे, और आपके अनुभव ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी, किसी का भी दिल का चूट जाए, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे जहां पे महिलाएं इस चीज से बाहर निकली और अपनी जिंदगी को सफल दिखाया। एक आपने उदाहरण बताया उस बच्ची का जो फर्स्ट डिवीजन में पास हुई, और भी महिलाएं होंगी जो बाद में अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे दे सकी, दिशा उस जिंदगी को आपकी सहायता की वजह से। नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कभी मेट्रो में भी मिलती हैं, मैं नहीं पहचान पाती, वो पहचानती है, आगे बढ़ी हुई है, काफी अच्छी पोस्टों पे गई हुई है, खुश है वो लोग। आपके जहन में कोई ऐसा ही उदाहरण जो आपको लगता है कि इस लड़की को मैंने जब ऐसे सहायता दी तो देखो आज ये सफल हुई है, तो संतुष्टि मिलती है आपको भी? हाँ, ऐसे कोई उदाहरण हो? एक बच्ची थी जो पंजाब से आई थी, बहुत गरीब घर की थी, और एक अमीर आदमी ने उससे शादी कर ली थी, बेटे से शादी कराई थी, और वो लेडी जो थी इतने अच्छे फैमिली से थी, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, फैमिली गरीब थी पर एजुकेटेड थी, तो जॉब करती थी। वो छुड़ा करके उसको पोश कॉलोनी में रखा गया। बच्चा जो है, लड़का जो है, उसको फिट आते थे। अच्छा। तो उसके ससुर ने उससे रिलेशन बनाए, उसने बोला कि मैं अपने बेटे के लिए नहीं, तुमको अपने लिए लेके आया हूँ। लेके किस लिए आया? कि मुझे एक लड़का चाहिए, वारिस चाहिए। तो एग्जाम देने गई जैसे पंजाब, फिर वो आई तो उसका घर में आना बंद कर दिया। तो उसने बोला क्या, फिर वो मान गई, अब किसी तरह से उसने समझौता किया, क्या जबरदस्ती हुआ उसके साथ, काफी अपनी बताती है क्या क्या मेरे साथ हुआ, कैसे मेरे को, तो उससे उसको 2 बेटी हुई। अच्छा। ससुर से 2 बेटी हुई, तीसरा उसको फिर एक साधु को लेके आए वो, तो उसने कहा कि इससे जरूर वारिस पैदा होगा, तब उसने डिनाई कर दिया और घर छोड़ के भाग गई, 2 बच्ची छोड़ के आई। तो वहां पे जो उस बच्चे का जो स्ट्रगल था, वो कहती है नहीं, फिर उसने लड़ा, हमने कहा कि कोई नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये जो उन्होंने किया उसको जरूर सजा। वो थोड़ी खड़ी हुई, उस लड़की ने जाके केस दायर किया कि मुझे इस प्रॉपर्टी में हक चाहिए। पहले तो उसने यही कहा, चाहे वो मेरी बेटियां हैं, चाहे वो मेरे ससुर से हैं, चाहे मेरे आदमी से हैं, मुझे यहाँ का हक चाहिए। अब वो बहुत अमीर आदमी था, उसने काफी लड़ते लड़ते ये हुआ कि उसको 1 फ्लोर देना पड़ा। जब उसने दिया वहीं वो टूट गया, और वो आज लड़की जो है 50 औरतों की मदद कर रही है। क्या बात? बहुत लड़कियों की मदद कर रही है। कभी भी आप मिलिए उससे। सुधा जी, आप जब महिलाओं से बात करती हैं तो आपके सामने तो हर तरह की महिलाएं आती होंगी। आपको क्या लगता है कि 30 सालों में कितना कुछ बदला है हमारे समाज में? आपने तो इतना वक्त बदलते हुए देखा होगा, काफी बदली हैं, अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। आप एक इस कार्य में होने के नाते अब आप क्या महसूस करती हैं? देखिए, जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक आप कितने भी प्रोग्राम चलाइए, कुछ भी चलाइए। क्या मानसिकता अब आपको कहीं बदलती नजर आ रही है? क्योंकि हम ऊपर से खबरें देखते हैं, लेकिन अंदर जमीन पे जो बदलाव है, क्या आप उसको महसूस करते हैं? नहीं, लड़कियां बोल रही हैं, आज बोल रही हैं, कह रही है मेरे साथ ये हुआ है और मुझे ये करना है, बाहर निकल रही है, खुद FIR दर्ज करा रही है। तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। ये कि नहीं है, मेहनत तो रंग लाई है, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। अब सुधा तिवारी आगे क्या करना चाहती हैं? ये अभी तक जो किया वो तो है ही, इसे आगे कुछ और करने की ख्वाहिश, कोई सपना? एक शेल्टर होम होना चाहिए जिसमें लड़कियां अपनी इच्छा से रहें और अपनी मर्जी से रह करके वहां आगे बढ़े, वहां से आगे बढ़े, खाली वहां तक नहीं,
उससे आगे बढ़े। एक प्लेटफॉर्म चाहिए जाकि वो सोच सके, स्वतंत्र रूप से सोच सके। इस बात को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि शेल्टर होम्स अभी बने हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि शेल्टर होम्स काफी नहीं है और जो है वो सही स्तर के नहीं है? इतनी सुविधा नहीं है जो वो चाहती हैं, बस एक धर्रा है, आप रख दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बस आगे किस तरह बढ़े वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, जो चलाने वाले हैं, जो स्कीम है उसके तरह वो चलती है। तो जो आप शेल्टर होम चाहती है वो कैसा होगा? थोड़ा ये मेरी जो इच्छा है, मैं जो करना चाहती हूँ वहां पे रह करके वो मैं वहां तक करके आगे बढ़ूं, ये नहीं कि वहीं पे मेरे को चाहे कितनी भी सुविधा मिल जाए पर वो मेरा अपना नहीं है, वो सुविधा का एक जरिया। जैसे स्कूल होता है, स्कूल एक पाठशाला है जिसमें आपको जो भी आपको डिवीजन है उससे वो आगे बढ़े, इस तरह से शेल्टर होम होना चाहिए। यानी कि उनको वहां पे कोई ट्रेनिंग मिले, कोई आगे सुविधा मिले, कोई रोजगार के अवसर दिए जाए। मिल रहे हैं पर उस तरह से नहीं मिल रहे जिस तरह से हो, और अच्छे होने चाहिए, पैकेज और अच्छे होने चाहिए, वो नहीं है। शेल्टर होम के लिए आपको हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं है, जबकि वही एक ऐसी जगह है जहां पे कहीं कोई आसरा ना मिले अगर महिला को, तो वहां आकर आसरा लेती है, और वही आपके ख्याल से वहां नहीं है, उसके लिए इतने काफी नहीं है, तो वो होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सुधा जी, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं इसका कोई अंत नहीं लगता तब तक जब तक कि समाज एक विकसित समाज की ओर अग्रसर नहीं होता, एक बेहतर सोच मानसिकता के लोग आगे नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस काम को आगे करना चाहती हैं उसमें आप जरूर सफल हों। शुक्रिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जिंदगी के दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद अनुभव जिंदगी जीने की ललक को मार नहीं सकते, ऐसा ही उदाहरण पेश करती हैं सुधा तिवारी, जो ये कहती हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर सुधा तिवारी जैसी महिलाओं से हम सब प्रेरणा लें और अपने आसपास घटित होने वाली ऐसे अन्यायपूर्ण घटनाओं के खिलाफ जरूर आवाज उठाएं, तो एक कोशिश ये रंग ला सकती है कि ये दुनिया जीने की जगह साबित हो सकती है। आज की तेजस्विनी में बस इतना ही। अगले हफ्ते होंगे फिर हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ। नमस्कार।